असुविधा का प्राणी। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में कामयाब लोगों को दूसरों से क्या अलग करता है? क्या यह जन्मजात प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या कुछ और गहरा है? हम में से ज्यादातर मानते हैं कि असाधारण लोग बस असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह सिर्फ एक मिथक है? मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने विभिन्न क्षेत्रों संगीत, कला, खेल और अन्य के 120 सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया। उनके निष्कर्ष आंखें खोलने वाले थे। इनमें से ज्यादातर अचीवर न तो बाल प्रतिभा थे और न ही स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली। उन्होंने असाधारण के रूप में शुरुआत नहीं की थी। इसके बजाय उनके पास महान गुरु थे। उन्होंने वर्षों का समर्पित प्रयास किया और खुद को निरंतर सीखने के लिए कमिटेड किया। सच्चाई यह है कि सिर्फ टैलेंट ही कामयाबी का निर्धारण नहीं करती है। हम सभी के पास छिपी हुई संभावित क्षमताएं हैं जो इनएक्टिव पड़ी हैं, अनलॉक होने का वेट कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि महानता प्राप्त करने के लिए आपको टैलेंट के साथ पैदा होने की जरूरत नहीं है। राइट मेंटालिटी, डिसिप्लिन और रणनीति के साथ आप ऐसे स्किल डेवलप कर सकते हैं जो आपको अलग करते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने कैरेक्टर को कैसे शेप दें, अनुशासित कैसे रहें, मजबूत सामाजिक संबंध कैसे बनाएं और इंस्पायर्ड कैसे रहें। आप जानेंगे कि क्यों केवल रिवॉर्ड या बाहरी सफलता का पीछा करने के बजाय विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना स्थायी संतुष्टि की ओर ले जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप शुरुआती हों, विशेषज्ञ हों या किसी ऐसे व्यक्ति हों जिसने असफलता का सामना किया हो। आपके पास अपनी वर्तमान सीमाओं से परे सुधार करने और उठने की शक्ति है। इसीलिए यदि आप अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने और अपनी सफलता का नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और यदि आपको यह सारांश मूल्यवान लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपकी सहभागिता हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और अधिक प्रेरणादायक सामग्री लाने में मदद करती है। अब चलिए गहराई से जानते हैं। असुविधा का प्राणी। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि सफलता इस बारे में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या बनना चुनते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि व्यक्तित्व हमें परिभाषित करता है। यह बस वैसा ही है जैसा हम हैं, स्थिर और अपरिवर्तनीय। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। व्यक्तित्व हमारी प्रवृत्तियों को दर्शाता है, लेकिन चरित्र उन मूल्यों से आकार लेता है जिनके अनुसार हम जीते हैं। और व्यक्तित्व के विपरीत चरित्र स्थिर नहीं है। इसे विकसित, मजबूत और रूपांतरित किया जा सकता है। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का रहस्य असुविधा को गले लगाने की आपकी इच्छा में निहित है। विकास आपके आराम क्षेत्र की सुरक्षा में नहीं होता है। यह तब होता है जब आप अज्ञात में कदम रखते हैं, जोखिम उठाते हैं और खुद को उन चीजों को करने के लिए चुनौती देते हैं जो मुश्किल या असंभव भी लगती है। नई चीजें आजमाना, पुरानी आदतों को तोड़ना और अपनी सीमाओं को धक्का देना अपनी सच्ची क्षमताओं को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। बेशक असुविधा का सामना करना आसान नहीं है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एक ऐसी अटूट दृढ़ता जो आपको तब भी आगे बढ़ाती रहती है जब यात्रा कठिन हो जाती है। इस आंतरिक प्रेरणा के बिना चुनौतियां अवसरों के बजाय बाधाओं की तरह महसूस होंगी। लेकिन जब आप बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आप विफलताओं को झटकों के रूप में नहीं बल्कि महारत हासिल करने के लिए सीढ़ी के पत्थरों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हर गलती एक सबक बन जाती है, हर झटका सुधार का एक मौका। वर्षों तक लोगों का मानना था कि व्यक्ति तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब शिक्षण विधियां उनकी पसंदीदा सीखने की शैली से मेल खाती है। दृश्य, श्रवण, पढ़ना, लिखना या गतिज, इस विचार को वीए मॉडल के रूप में जाना जाता था और यह शिक्षा में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि शोध ने तब से इस सिद्धांत का खंडन किया है, यह साबित करते हुए कि कोई भी एकल सीखने की शैली बेहतर परिणाम की गारंटी नहीं देती है। वास्तव में
केवल एक ही विधि पर टिके रहना वास्तव में आपकी बढ़ने की क्षमता को सीमित कर सकता है। सच्ची सीख तब होती है जब आप परिचित पैटर्न से मुक्त होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे वीडियो देखकर सीखना पसंद है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर किताबें पढ़ने से आपको और भी गहरी समझ विकसित करने में मदद मिल सके? या क्या होगा अगर सक्रिय रूप से चर्चाओं में शामिल होने से आपको नए तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित किया जा सके? वास्तविक प्रगति तब होती है जब आप अपनी पसंदीदा विधियों से बाहर निकलते हैं और खुद को अनुकूलित करने के लिए चुनौती देते हैं। लेकिन चलिए ईमानदार रहे, असुविधा को गले लगाना हमेशा पल में फायदेमंद नहीं लगता है। जोखिम उठाना रोमांचक हो सकता है, लेकिन इससे निराशा, आत्मसंदेह और हिचकिचाहट भी हो सकती है। विलंब विकास के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है और यह अक्सर असुविधा से बचने की इच्छा से आता है। हम सिर्फ इसलिए चीजों को टालते नहीं हैं क्योंकि हम आलसी हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें विफलता, अस्वीकृति, ऊब या यहाँ तक कि पूर्ण होने के दबाव का डर होता है। तो आप इसे कैसे दूर करते हैं? सीखने को मनोरंजक बनाकर। कुछ सबसे सफल भाषा सीखने वालों जैसे सारा मारिया होसेन और बेनी लुइस को नई भाषाओं में महारत हासिल करने की कोशिश करते समय भारी संघर्षों का सामना करना पड़ा। सारा ने शुरू में माना था कि उसने स्पेनिश सीखने का मौका गंवा दिया था क्योंकि उसने घर पर कभी इसका अभ्यास नहीं किया था। लेकिन हार मानने के बजाय उसने खुद को असहज स्थितियों में धकेलने, यात्रा करने, नई भाषाएं बोलने और गलतियां करने की प्रतिबद्धता जताई। संघर्ष को गले लगाकर वह न केवल धारा प्रवाह बन गई, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों से गहराई से जुड़ गई। इसी तरह बेनी लुइस ने कभी माना था कि वह स्वाभाविक रूप से भाषाएं सीखने में प्रतिभाशाली नहीं थे। स्कूल में उन्हें आयरिश, जर्मन और स्पेनिश में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वह स्पेन चले गए और खुद को बातचीत में शामिल होने के लिए मजबूर किया। भले ही उन्होंने एक दिन में 200 गलतियां की, विफलता से डरने के बजाय उन्होंने विफलता को अपना लक्ष्य बना लिया। उस मानसिकता में बदलाव ने उन्हें एक बहुभाषी और एक पेशेवर भाषा कोच बना दिया। सारा और बेनी की यात्राएं साबित करती हैं कि असुविधा से बचने की चीज नहीं है, यह तलाशने की चीज है। जानबूझकर खुद को कठिन परिस्थितियों में डालकर उन्होंने अपनी सीखने की गति को तेज किया, आत्मविश्वास हासिल किया और अंततः वह हासिल किया जो कभी असंभव लगता था। तो खुद से पूछें कि आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से क्या रोक रहा है? क्या यह विफलता का डर है, गलतियां करने की असुविधा है, परिचित आदतों को छोड़ने की अनिच्छा है? यदि आप उन सीमित विश्वासों को चुनौती दे सकते हैं, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया को गले लगा सकते हैं, भले ही यह कठिन लगे, तो आप विकास के एक ऐसे स्तर को अनलॉक करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपूर्णतावादी। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज में पूर्णता का पीछा करते हैं? यदि हाँ, तो आप मान सकते हैं कि पूर्णता निर्दोष परिणाम की ओर ले जाती है। आप छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हर कीमत पर गलतियों से बचते हैं और नई या चुनौतीपूर्ण कार्यों को लेने में हिचकिचाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, ये मानसिकता विकास को गति नहीं देती, ये इसे सीमित करती है। जब आप लगातार अपने प्रयासों की आलोचना करते हैं, दूसरों से मान्यता चाहते हैं और बाहरी परिणामों के आधार पर अपने मूल्य का आकलन करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से खुद को रोकते हैं। ऐसे मामलों में पूर्णतावाद एक संपत्ति नहीं है, यह एक बोझ बन जाता है। अक्सर पूर्णता के प्रति यह जुनून सामाजिक दबाव से उत्पन्न होता है, जैसे माता-पिता या शिक्षकों द्वारा निर्धारित अपेक्षाएं। लेकिन यहाँ सच्चाई है, गलतियां और असफलताएं नहीं हैं, वे महारत हासिल करने के लिए आवश्यक कदम हैं। अपनी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी अपूर्णताओं को खत्म करने के बजाय उन्हें गले लगाने में निहित है। गलतियों से डरने के बजाय आपको उन्हें सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखना चाहिए।
अपने प्रयासों के साथ आत्म करुणा का व्यवहार करें और पहचाने कि हर कोई किसी न किसी बिंदु पर विफलता का अनुभव करता है। वास्तविक चुनौती विफलता से बचना नहीं है, बल्कि उससे बढ़ना सीखना है। तादाओ एंडो की कहानी ले, एक विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार जिसने सभी बाधाओं को धता बताया। अधिकांश वास्तुकारों के विपरीत एंडो को कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। वह एक गरीब पृष्ठभूमि से आए थे और लकड़ी, कांच और धातु के साथ काम करने वाले एक बढ़ई के रूप में शुरुआत की थी। अपनी परिस्थितियों के बावजूद उनका शानदार संरचनाओं को डिजाइन और बनाने का सपना था। चूंकि वह कॉलेज का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए एंडो ने खुद को वास्तुकला सिखाई। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं का अवलोकन किया, सामग्रियों का अध्ययन किया और हाथों हाथ अनुभव के माध्यम से अपने कौशल को परिष्कृत किया। सही अवसर की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्होंने कार्रवाई की। अनगिनत चित्र बनाए जब तक कि उनके डिजाइन उनकी दृष्टि से मेल नहीं खाते। इस स्वनिर्देशित दृष्टिकोण ने न केवल उन्हें वास्तुकला का लाइसेंस दिलाया, बल्कि उनके उल्लेखनीय करियर की शुरुआत भी की। 1995 एक विनाशकारी भूकंप ने कोबे, जापान को तबाह कर दिया। हजारों इमारतें नष्ट हो गईं। फिर भी एंडो द्वारा डिजाइन की गई संरचनाएं मजबूत रहीं। उनकी लचीलापन साबित हुआ। एक ऐसे वास्तुकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी जिसने भूकंप प्रतिरोधी संरचनाएं बनाई। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात है, एंडो ने कभी भी पूर्णतावाद में विश्वास नहीं किया। वह समझते थे कि जिस तरह पूर्णता जीवन में विकास को रोकती है, उसी तरह यह वास्तुकला में भी करती है। अप्राप्य पूर्णता के लिए प्रयास करने के बजाय उन्होंने अनुशासन को प्राथमिकता दी और अपूर्णता को गले लगाया। उनकी इमारतें अपने अद्वितीय डिजाइन, जटिल विवरण और संरचनात्मक ताकत के लिए जानी जाती थीं। त्रुटिहीनता के विचार को अस्वीकार करके एंडो व्यावहारिक, सौंदर्य की दृष्टि से आश्चर्यजनक और आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं बनाने में सक्षम थे। यहां तक कि एक ऐसे क्षेत्र में भी जहां पूर्णतावादियों का वर्चस्व था, उन्होंने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने पूर्ण त्रुटिहीनता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि डिजाइन और कार्य को इस तरह से संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जो समझ में आता था। एंडो की यात्रा साबित करती है कि महानता पूर्णतावाद से नहीं आती। यह अनुशासन, दृष्टि और अनुकूलनशीलता के रणनीतिक संतुलन से आती है। यदि आप पूर्णतावाद से मुक्त होना चाहते हैं और अपनी सच्ची रचनात्मक क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं, तो अपनी मानसिकता बदलें, गलतियों को गले लगाएं, यह स्वीकार करें कि अपूर्णता स्वाभाविक है। गलतियां आपके काम के मूल्य को कम नहीं करती हैं, वे आपकी प्रामाणिकता और विशिष्टता को बढ़ाती हैं। छोटी छोटी बातों पर जुनूनी होने के बजाय जो मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। उन तत्वों की पहचान करें जो वास्तव में सफलता में योगदान करते हैं और अपनी ऊर्जा को वहां निर्देशित करें। जोखिम लें, अनिश्चितता में कदम रखें। चुनौतीपूर्ण कार्य और नए अनुभव गलतियों के साथ आ सकते हैं, लेकिन वे विकास के साथ भी आते हैं। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह इसका एक आवश्यक हिस्सा है। अपनी गलतियों से सीखें। खुद की कठोर आलोचना करने के बजाय विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और उस ज्ञान का उपयोग भविष्य में सुधार करने के लिए करें। एंडो की तरह व्यावहारिक उत्कृष्टता का लक्ष्य रखें। उच्च मानकों और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संतुलन बनाएं। कभी कभी आगे बढ़ने की कुंजी पर्याप्त अच्छा होता है। बाहरी सत्यापन पर निर्भर रहने के बजाय आत्मसंतुष्टि की तलाश करें। अपनी शर्तों पर सफलता को परिभाषित करें। ऐसा काम करें जो आपके लिए सार्थक और संतोषजनक हो। एक बार जब आप पूर्णतावादी मानसिकता से एक लचीली मानसिकता में बदल जाते हैं, तो आप अधिक रचनात्मकता, विकास और नवाचार को अनलॉक करेंगे। याद रखें, उत्कृष्टता दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह अपने मूल्यों के अनुरूप जीने के बारे में है।
आप अपने काम का मूल्य निर्धारित करते हैं, कोई और नहीं। दैनिक पीस को बदलना। सदियों से लोगों का मानना रहा है कि सफलता अथक प्रयास और सख्त अनुशासन से आती है। जो लोग किसी कौशल में महारत हासिल करना चाहते थे, वे कठोर अभ्यास दिनचर्या का पालन करते थे, दिन रात अथक परिश्रम करते थे। यह विश्वास आज भी हावी है। कड़ी मेहनत को महानता का अंतिम मार्ग माना जाता है, लेकिन इस दृष्टिकोण के अपने नुकसान हैं। संतुलन के बिना अत्यधिक काम करने से बर्नआउट हो सकता है, जहां शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की थकान उत्साह को खत्म कर देती है और प्रदर्शन को कम कर देती है। जब काम दोहराव वाला हो जाता है और उसमें उत्साह की कमी हो जाती है, तो इससे ऊब भी हो सकती है, जिससे सबसे भावुक व्यक्ति भी अपने काम से अलग महसूस कर सकते हैं। मोजार्ट ने खुद अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद अपने पिता के सख्त अभ्यास नियमों के बोझ तले संघर्ष किया। अक्सर प्रेरित होने की तुलना में अधिक थका हुआ महसूस करते थे। दीर्घकालिक उत्कृष्टता की कुंजी केवल अंतहीन दोहराव नहीं है, यह प्रक्रिया में आनंद खोजना है। जब जुनून आपके काम को चलाता है, तो आप एक प्रवाह अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां आप जो करते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। अभ्यास को एक कठोर कार्य के रूप में मानने के बजाय इसे कुछ आकर्षक और संतोषजनक में बदला जा सकता है। इसे प्राप्त करने का एक तरीका अनुशासन को रचनात्मकता के साथ मिलाना है। हर दिन एक ही दिनचर्या का पालन करने के बजाय विविधता और अन्वेषण को शामिल करने से प्रेरणा जीवित रहती है। थकाऊ खिंचाव के बजाय केंद्रित सत्रों में काम करने से थकान दूर होती है, जबकि ब्रेक लेने से नए विचार सामने आते हैं। जब अभ्यास को दबाव के बजाय जिज्ञासा के साथ किया जाता है, तो सीखना एक कठिन कार्य के बजाय एक सुखद यात्रा बन जाती है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण एवलिन ग्लेनी है। स्कॉटिश ग्रामीण इलाकों में पली बढ़ी, वह प्रकृति की ध्वनियों, पत्तियों की सरसराहट, कृषि उपकरणों की गड़गड़ाहट से मोहित थीं। उन्होंने एक संगीतकार बनने का सपना देखा और वर्षों तक पियानो और टक्कर वाद्य यंत्रों पर अपने कौशल को परिष्कृत किया। हालांकि उनका रास्ता आसान नहीं था। 12 साल की उम्र तक एवलिन ने अपनी लगभग सारी सुनने की क्षमता खो दी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब उनके लिए संगीत संभव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस सीमा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने टक्कर शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने संगीत का अनुभव करने का एक नया तरीका खोजा। ध्वनि के माध्यम से नहीं, बल्कि कंपन के माध्यम से। उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से नोट्स को महसूस करने, विभिन्न पिचों को उस आधार पर अलग करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया जहां उन्होंने उन्हें महसूस किया था। जो एक असंभव बाधा हो सकती थी, वह संगीत के साथ पूरी तरह से अद्वितीय संबंध विकसित करने का एक अवसर बन गया। प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद वह दृढ़ रही। वर्षों बाद वह दुनिया की पहली एकल टक्कर वादक बनी, कई ग्रैमी पुरस्कार जीते और नाइटहुड की उपाधि अर्जित की। उनकी कहानी साबित करती है कि उत्कृष्टता खुद को थकावट की सीमा तक धकेलने के बारे में नहीं है, ये रचनात्मकता और जुनून के साथ चुनौतियों को गले लगाने के बारे में है। एवलिन की यात्रा दिखाती है कि सच्ची महारत कठोर पूर्णतावाद से नहीं आती, बल्कि प्रक्रिया को प्यार करना सीखने से आती है। चाहे आप एक संगीतकार, एक एथलीट या किसी भी क्षेत्र में एक पेशेवर बनने की आकांक्षा रखते हो, सफलता केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये आनंद के साथ काम करने के बारे में है। जब आप अपने शिल्प को कुछ ऐसा बनाते हैं जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को अनायास ही अनलॉक कर देते हैं। अटकना, विकास हमेशा एक सीधा रास्ता नहीं होता। कभी कभी प्रगति के लिए पीछे हटना, पुनर्मूल्यांकन करना और एक नई दिशा लेना आवश्यक होता है। जब आप अटके हुए महसूस करते हैं, तो कुंजी असुविधा को गले लगाना, कुछ अलग आजमाना और मार्गदर्शन लेना है। अनुकूलन करने का साहस रखने से आपकी पूरी क्षमता उन तरीकों से अनलॉक हो सकती है
जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अक्सर स्थिरता को दूर करने में स्पष्टता पहला कदम होता है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में अनिश्चित होते हैं, तो एक मानसिक गुरु से मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। लेकिन गुरुओं को हमेशा विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि विशेषज्ञ कभी कभी शुरुआती लोगों को सिखाने में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में इतने गहरे डूबे होते हैं कि वे भूल जाते हैं कि नौसिखिया होना कैसा होता था। इसे ज्ञान का अभिशाप कहा जाता है। एक ऐसी घटना जहां व्यापक अनुभव वाले लोगों को दूसरों के लिए अवधारणाओं को सरल बनाना मुश्किल लगता है। यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन, इतिहास के महानतम दिमागों में से एक, ने भी इस चुनौती का सामना किया। भौतिकी की उनकी विशाल समझ ने उनके लिए जटिल सिद्धांतों को सरल शब्दों में समझाना मुश्किल बना दिया। यही कारण है कि कई गुरुओं से मार्गदर्शन लेना अमूल्य हो सकता है। विभिन्न गुरु अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और विभिन्न स्रोतों से सीखने से आपका दृष्टिकोण व्यापक होता है। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण आर. डिकी है, एक बेसबॉल खिलाड़ी जिसने करियर को खतरे में डालने वाली चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अंततः दृढ़ता और मार्गदर्शन के माध्यम से खुद को फिर से खोजा। बचपन से ही डिकी को एक प्रतिभाशाली पिचर के रूप में पहचाना गया था। उन्होंने अमेरिकी ओलंपिक बेसबॉल टीम के साथ कांस्य पदक जीता और टेक्सास रेंजर्स ने उन्हें एक बड़ा अनुबंध दिया। लेकिन जैसे ही वह हस्ताक्षर करने वाले थे, एक नियमित चिकित्सा जांच में एक चौंकाने वाली समस्या सामने आई। उनकी दाहिनी कोहनी में एक महत्वपूर्ण लिगामेंट गायब था। इस अप्रत्याशित खोज के कारण टीम ने अपना प्रस्ताव कम कर दिया, जिससे उनका भविष्य 7 साल तक अनिश्चित बना रहा। डिकी ने माइनर लीग में संघर्ष किया, खुद को साबित करने की हताशा में। अपने प्रयासों के बावजूद वह मेजर लीग में अपनी स्थिति बनाए नहीं रख सके। आलोचकों ने उन्हें एक औसत खिलाड़ी के रूप में खारिज कर दिया और उन्हें बार बार निचली डिवीजनों में वापस भेज दिया गया। उनका करियर फिसलता हुआ लग रहा था। हार मानने के बजाय उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उन्होंने नॉकल बॉल के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, एक दुर्लभ और अप्रत्याशित पिच जो कच्ची ताकत के बजाय तकनीक पर अधिक निर्भर करती थी।